कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस के बाद शुरू हुए आंदोलन को डॉक्टर से वापस ले लिया है और काम पर लौट आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जमकर खिंचाई की। इस दौरान अननेचुरल डेथ, पोस्टमार्टम के समय को लेकर और केस डायरी के साथ छेड़छाड़ पर कोलकाता पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेचुरल डेथ का केस पोस्टमार्टम के बाद जाकर दर्ज किया। पोस्टमार्टम सुबह 6:10 से 7:15 के बीच हुआ, लेकिन अननेचुरल डेथ का केस रात 11:30 बजे दर्ज किया। अपराध रात को हुआ, लेकिन क्राइम सीन को भी पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किया गया। कोलकाता पुलिस सुबह 10:10 पर मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इससे पहले पुलिस को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, उसमें उन्होंने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को वापस काम पर लौटने की बात भी कही। Listed the matter again, and they have also reflected in the order as well that the doctors should join. कोलकाता रेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा। जब चीफ जस्टिस ने मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी तो सीबीआई ने कहा, हमारी समस्या ये है कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। इस दौरान घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। पीड़िता की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज हुई। डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अजीब सा वाकया घटा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच जिरह हो रही थी और पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ की एंट्री को लेकर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई। इस दौरान वकील कपिल सिब्बल ने हंसते हुए सवाल का जवाब दिया, जिसका सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया। Somebody has lost their life. According to the Don't rules. at least laugh. One second. According to the rules that we follow, A girl has these regulations will be done in accordance. लंच के लिए सुनवाई रोकने से पहले कोर्ट ने कहा कि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि अप्राकृतिक मौत का मामला कब दर्ज किया गया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी परतें और खुलती जा रही हैं। मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। लगातार 7वें दिन जांच एजेंसी ने संदीप घोष से पूछताछ की। इस बीच संदीप घोष पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। घोष को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक संदीप घोष मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक रैकेट चलाते थे, जिसमें कई छात्र भी शामिल थे और पैसे लेकर बच्चों को पास और फेल किया जाता था। डेड बॉडी यानी कि शवों का सौदा किया जाता था। संदीप घोष पर बायोमेडिकल कचरा तस्करी का भी आरोप है। इसके अलावा अवैध स्टॉल, कियोस्क और गैर जरूरी टेंडर जैसे कई आरोप शामिल हैं और संदीप घोष के रैकेट जाल पूरे महकमे में फैला हुआ है। इनका एक ग्रुप है, एक टीम है जो लोग मिलकर ये सब करप्शन करते हैं। उस टीम के कुछ लोग जो है शास्त्रो भवन में हेडक्वार्टर में भी पोस्टेड है। इस मामले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ जांच भी की जा रही है। लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय हैवान था। सीबीआई ने उसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट करके उसका दिमाग डिकोड किया, जिसके मुताबिक संजय रॉय जानवर प्रवृत्ति का था। सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल किए, जिसमें संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर सवाल पूछे गए। संजय के घर वालों ने 2 शादियों की बात बताई थी। उसके मोबाइल फोन से मिले पॉर्न वीडियो पर भी सवाल पूछे गए, जिससे ये बात सामने आई कि संजय रॉय सेक्स एडिक्ट है। टेस्ट के दौरान संजय ने ये भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाता रहता था। साथ ही संजय रॉय ने वारदात वाले दिन पॉर्न वीडियो देखने की बात कबूल की है। ऐसा बताया जा रहा है कि साइको एनालिस्ट की टीम जब उससे पूछताछ कर रही थी तो उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं था, जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है। महाराष्ट्र के बदलापुर केस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जमकर फटकार लगाई। साथ ही इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। ठाणे के बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चियों से हुए दुष्कर्म मामले का बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर लापरवाही हुई है तो कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने पूछा कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में देरी क्यों हुई, विरोध प्रदर्शन के बाद ही एसआईटी क्यों बनाई गई। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में ठाणे पुलिस से केस डायरी भी मांगी। आप बदलापुर पुलिस ने अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए, इस सारे चीजों पे एक एफिडेविट देने के लिए बोला गया है। दरअसल 13 अगस्त को ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों से रेप का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस ने 16 अगस्त को केस दर्ज किया था। इस घटना के विरोध में बड़े पैमाने पर लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे।
बिहार में अवैध शराब का कारोबार करने वालों ने पुलिस को पीट दिया। जी हां, सही सुना आपने। बेतिया में अवैध शराब की सूचना पर पुलिस की टीम छापा मारने पहुंची और इसी दौरान शराब तस्करों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। इस हमले में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। बेसहाय दिख रहे इन पुलिस जवानों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी और उसकी सजा उन्हें मारपीट के तौर पर मिली। शराब तस्करों के हाथों लहूलुहान होने के बाद इनके सिर पर ये कपड़ा बंधा है। बताया गया कि बेतिया के शिवराजपुर में अवैध शराब की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की टीम ने छापा मारते हुए अवैध शराब जब्त कर ली। तभी वहां शराब तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। बताया गया कि तस्करों ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा और फिर 200 लीटर अवैध शराब भी लूटकर चले गए। अमर चौधरी लाठी डंडा बांस पर से लेकर के केली हुजूम बना करके अब घोड़ा के खेत में दौड़ करके आया, कह के मार सामान छीन लो। सब सामान लूट लिया। शराब कम से कम 150 से एवं पेटी था। तस्करों के हमले के बाद अब सभी पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। जिस शराब को बंद करके नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, आज उसी के अवैध कारोबार ने बिहार पुलिस के जवानों का ये हाल कर दिया। बिहार में अवैध शराब पर कार्रवाई हर दिन होती रहती है, लेकिन इस तरह अपराधियों के हमले बिहार पुलिस को कमजोर दिखाती है। अगली खबर का रुख करेंगे। आज सुबह सुबह एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने मुंबई से तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ान भरी, लेकिन तिरुवनंतपुरम पहुंचने से पहले ही फ्लाइट में बॉम्ब की धमकी मिली और ये धमकी उस वक्त मिली जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था। बम की धमकी के बाद एयर इंडिया ने सूझबूझ से काम लिया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में बिल्कुल आखिरी छोर पर बने रनवे पर प्लेन को उतारा। एयर इंडिया के बयान के मुताबिक सुबह 7:30 पर बम की धमकी मिली। इसके 6 मिनट बाद ही एक्शन शुरू हो गया। 7:36 पर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, क्योंकि यहां बम की धमकी मिली थी। इसीलिए प्लेन की लैंडिंग से पहले ही वहां सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी थी। फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सबसे पहले यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला। इसके बाद सिक्योरिटी टीम की कार्रवाई शुरू हुई। फ्लाइट के साथ पूरे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक किया गया। तमाम सिक्योरिटी चेक्स के बाद बम की धमकी को फर्जी पाया गया। प्लेन में कहीं कोई बम नहीं मिला। इस बात की पूरी आशंका है कि किसी ने वहां अफरा तफरी मचाने के लिए ही ऐसा किया था। बम की धमकियों पर अक्सर एयरपोर्ट्स में अफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले भी कई फर्जी धमकियां मिली हैं। इस बार ये फर्जी धमकी कहां से आई, इसकी जांच की जा रही है। और आज गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूरत के नाना वराछा इलाके में 2 क्रेन के जरिए एक लॉन्चर मेट्रो के पिलर पर चढ़ाया जा रहा था और इसी बीच दोनों क्रेन झुक गई। क्रेन बगल में स्थित घर की बालकनी पर मुड़कर गिर गई, जिससे बालकनी का एक हिस्सा टूट गया। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, यही गनीमत है। दरअसल घर में कोई मौजूद ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं लॉन्चर को रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी बीच ये क्रेन जो है वो एक तरफ झुक गई और बालकनी आप देख सकते हैं कि कैसे टूट गई। बस गनीमत ये थी कि इस घर में कोई मौजूद नहीं था, इस बालकनी में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हाँ, उस व्यक्ति के लिए बड़ी दिक्कत है जिसकी ये बालकनी टूट गई है और ये देखिए लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया है सब देखने के लिए। लेकिन ये एक एक्सीडेंट है और बस शुक्र ये है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। हालांकि जब भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं तो पूरा एहतियात इसमें रखा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, लेकिन एक्सीडेंट से कभी भी घट सकते हैं। और देखिए ये क्रेन के अचानक एक तरफ झुक जाने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और ये घर की जो बालकनी थी वो टूट गई। Zee News.